प्रियम्बल में हमारे को एक वर्ड दिया हुआ लिबर्टी, जो कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से बोरो करा था। लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। वही जो वर्ड दिया हुआ लिबर्टी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में एक शक्ल देने के लिए, एक कंक्रीट फेस देने के लिए हमने एक फंडामेंटल राइट इंट्रोड्यूस करा, दैट इज राइट टू फ्रीडम। ये राइट टू फ्रीडम जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में हमारे को दिया हुआ है, जिसमें हमारे को 5 फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। आर्टिकल 19, जहां पे हमारे को 6 फ्रीडम्स देखने को मिलती हैं। आर्टिकल 20, दैट इज प्रोटेक्शन इन केस ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस, बेसिकली नो डबल जियोपार्डाई, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लेजिस्लेशन एंड नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इसके बारे में और डिटेल में आने वाले क्लासेस में देखेंगे हम। आर्टिकल 21, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21A, right to education, that was inserted by 86th Amendment Act 2002, and Article 22, protection in case of arrest and detention। इसी आर्टिकल में हमारे को प्रिवेंटिव डिटेंशन के भी मेजर्स दिए हुए हैं। लिबर्टी का मतलब होता है आजादी। लिबर्टी का मतलब होता है कि एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी मिल रही है अपने आप को पूरे तरीके से डेवलप करने की। लिबर्टी का मतलब होता है एक व्यक्ति को आजादी मिल रही है कि वो खुल के अपने आप को एक्सप्रेस कर सके और उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रतिबंध ना लगाया जाए, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस ना लगाई जाए। लिबर्टी का मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जहां पे सरकार की जो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लिमिट की जाती है। सरकार की जो शक्ति है वो संविधान के प्रोविजंस का इस्तेमाल करके लिमिट की जाती है, जिससे नागरिक और जो देश के लोग हैं वो उभर के आगे आ सकें और अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर सकें, अपनी बातें, अपने मानसिकता का विकास कर सकें। और इसी पूरे विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे को राइट टू फ्रीडम के अंदर 5 फंडामेंटल राइट्स दिए गए, जिसमें आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं आर्टिकल 19, दैट इज राइट टू फ्रीडम की। ओरिजिनली राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर हमारे को 7 फ्रीडम्स दिए हुए थे, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 6 फ्रीडम्स हैं। दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने आप को बोलने की और अभिव्यक्त करने की आजादी। अभी डिटेल में एक एक करके सारे फ्रीडम्स को हम एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, कि अगर आप कहीं इकट्ठा होना चाहते हैं, कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, बिल्कुल अलाउड है। जैसे कि हमने देखा कि जंतर मंतर पे या फिर फार्म प्रोटेस्ट जो हुआ था, दैट वाज कंप्लीटली पीसफुल एंड विदाउट आर्म्स। थर्ड, टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज। यहां पर ये जो वर्ड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। दिस वाज इंसर्टेड बाय 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011। अच्छा, यूपीएससी आजकल क्या कर रहा है, कई बार आपको अमेंडमेंट का नंबर दे देगा और कहेगा कि बताइए इस समय पे प्रधानमंत्री देश के कौन थे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ समय पहले यूपीएससी ने पूछा कि फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के दौरान कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड के चलते यह भी ध्यान रखना होगा कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज 2011 में 97th अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, तो इस समय पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए 2 गवर्नमेंट ने ये वर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटीज को यहाँ पे 97th अमेंडमेंट से ऐड किया था। अगर आप कोई एसोसिएशन फॉर्म करना चाहते हैं, यूनियन बनाना चाहते हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहते हैं, तो आर्टिकल 19 के अंदर उसकी भी कंप्लीट फ्रीडम हमारे को दी हुई है। फोर्थ क्लॉज, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। आप पूरे हिंदुस्तान की टेरिटरी में कहीं पे भी अगर घूमना चाहते हैं, कहीं पे भी रहना चाहते हैं, कहीं पे भी सेटल होना चाहते हैं, तो उसकी भी आपके पास पूर्ण रूप से आजादी है। यहां पर इंटरव्यू को एक बहुत अच्छा क्वेश्चन निकलता है, और वो ये कि अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के स्ट्रक्चर को समझें, तो उसमें पार्ट 1 में हमारे को दिया हुआ है यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, जो हम ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं अभी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि जब फंडामेंटल राइट्स इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको पार्ट 3 में क्यों दिया गया है, और जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है उसको पार्ट 1 में क्यों दिया गया है। उसका रीजन ये है कि जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, कि भारत का एक्सटेंट कितना है, भारत की जमीन कहां से कहां तक है, भारत की सॉवरेंटी कहां से कहां तक लगेगी, वो समझने के बाद ही हम इस प्रकार के फंडामेंटल राइट्स अपने सिटीजन्स को दे पाएंगे कि वो कहां रह सकते हैं, कहां पे मूव कर सकते हैं, कहां पे सेटल हो सकते हैं। तो इन प्रोविजंस की क्लैरिटी के लिए हमारे को पार्ट 1 में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी देना पड़ा, और पार्ट 3 में हमने जो है फंडामेंटल राइट्स डाले। तो पार्ट 2 में सिटीजनशिप था, वो क्यों था, अभी आगे उसका भी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। छठी फ्रीडम है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। आप जो भी व्यवसाय करना चाहते हैं, जो भी अपना खुद का बिजनेस या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं।
अच्छा, इसको याद रखने का एक शॉर्टकट है। आपको पता है कि आप कभी भी किसी वेबसाइट पे पेमेंट करते हो तो वहां पे ओटीपी आता है। यहां पे आपको याद रखना है ओटीपी नहीं, ओटीबी है। ओटीबी मतलब ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। प्रीलिम्स में सीधा पूछेगा कि इसमें से आर्टिकल 19 के अंदर किस प्रकार की फ्रीडम आपको दी हुई है, ऑक्यूपेशन की, ट्रेड की, या फिर कुछ और ऐसे वर्ड्स देगा तो आपको पता होना चाहिए ओटीबी, ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस। तो आज की तारीख में हमारे को एक 6 फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंदर दी हुई हैं। एक और फ्रीडम थी, सातवीं फ्रीडम, दैट इज राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी। बेसिकली प्रॉपर्टी की आजादी, कि आप अपनी प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हो, उसे एंजॉय कर सकते हो, वहां से जो आप पैसा कमाना चाहते हो वो कर सकते हो, उसे बेचना चाहते हो तो बेच भी सकते हो। लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया और इस पर्टिकुलर फ्रीडम को आर्टिकल 19 से निकाल दिया गया। तो ओरिजिनली 7 फ्रीडम्स थी, लेकिन आज की तारीख में हमारे पास सिर्फ 6 फ्रीडम्स हैं। यहां से हमारे को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आता है कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। और तभी यहां पर पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट के माध्यम से राइट टू प्रॉपर्टी को आर्टिकल 19 के एम्बिट से बाहर निकाला था। आपको यह भी समझना है कि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोला था कि पार्लियामेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड करना चाहता है तो वो कर सकता है, प्रोवाइडेड वो जो अमेंडमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में पार्लियामेंट ने जब 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 पास करा तो बेसिकली दिस वाज डन इन द स्पिरिट ऑफ सोशलिज्म। जो हमारा प्रियम्बल वर्ड यूज करता है, सोशलिस्ट स्ट्रक्चर, उस सोशलिज्म को फुलफिल करने के लिए और लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने राइट टू प्रॉपर्टी यहां से हटाया, जिससे कि लैंडलेस फार्मर्स को हमारे देश में जमीन मिल सके। उस कॉन्स्टिट्यूशन के सोशलिस्ट स्ट्रक्चर को फुलफिल करने के लिए पार्लियामेंट ने राइट टू प्रॉपर्टी हटाया और हमारे पास 7 से 6 फ्रीडम्स हो गई। तो ये आज की तारीख में ब्रॉड स्ट्रक्चर है हमारे आर्टिकल 19 का। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट पास करी और ये बोला कि ये जो यहाँ पे 6 फ्रीडम्स दी हुई है ना, ये एग्जॉस्टिव नहीं है। एग्जॉस्टिव का मतलब कि ऐसा नहीं मानना कि ये जो 6 फ्रीडम्स है सिर्फ यही फ्रीडम्स हमारे को मिलेंगी। इसके अलावा यहां पर इंप्लाइड फ्रीडम्स भी आ सकती हैं। इंप्लाइड फ्रीडम्स का मतलब है कि अगर हम ध्यान से इनको और इंटरप्रेट करें तो उसमें से निकलने वाले जो अर्थ हैं, मीनिंग्स हैं, उनसे जुड़ी फ्रीडम्स भी हमारे को यहां पे मिलेंगी। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस जो है वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन आप देखिए कि हमारे यहाँ रेडियो, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल्स सब फ्रीली चलते हैं। या फिर राइट टू स्टे साइलेंट, कि अगर आप कुछ नहीं बोलना चाहते तो कोई आपसे जबरदस्ती कुछ बुलवा नहीं सकता। इन्हें हम कहते हैं इम्प्लाइड राइट्स, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में तो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, लेकिन अगर हम इनको डीपली इंटरप्रेट करें तो जो अलग अलग मीनिंग्स निकल के आते हैं वो भी यहाँ पे कवर किए जाएंगे। कि आप कोई डॉक्यूमेंट्री, मूवी, यूट्यूब वीडियो कुछ बनाना चाहते हैं तो उस टाइप के अधिकार जो हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। फॉर एग्जांपल 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स किया गया था 26 जनवरी को, उस समय पे हमारे पास ई कॉमर्स नहीं हुआ करता था, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा वगैरह। लेकिन आज जैसे जैसे वेबसाइट्स आ रही हैं उसके ऊपर लोग अपना सामान बेच रहे हैं, जो कि ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस के अंदर ऑटोमेटिकली कवर कर लिया गया है। मतलब कि बदलते समय के साथ जैसे जैसे नया ट्रेंड आगे आएगा वैसे वैसे हम इसमें ऑटोमेटिक इंप्लाइड राइट्स जो हैं वो जोड़ते रहेंगे। तो आर्टिकल 19 में सिर्फ ये 6 फ्रीडम्स नहीं है बल्कि इनके अलावा और इंप्लाइड राइट्स भी हैं। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि जो हमने 6 फ्रीडम्स देखी इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19 जो है वो एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है। पॉजिटिव फंडामेंटल राइट का मतलब है, देखिए, हम किसी भी बात को दो तरीके से आगे रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी आर्टिकल 15 देखा जहां पे बोले आता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन मत करो, ये काम मत करो, डोंट डू दिस। ये क्या है? नेगेटिव फंडामेंटल राइट है। आपको कुछ करने से रोका जा रहा है। आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कि धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, जेंडर के आधार पर किसी के साथ भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। या फिर हमने आर्टिकल 17 में क्या देखा था? एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, की जो छुआछूत है ये नहीं होना चाहिए, नेगेटिव फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 जो है इट इज अ पॉजिटिव फंडामेंटल राइट। पॉजिटिव फंडामेंटल राइट का मतलब है कि आप जो बोलना चाहते हो
बोल लो। असेंबल होना चाहते हो जाओ। कोई एसोसिएशन, यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म करना चाहते हो, कर लो। आपको पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स के माध्यम से कुछ काम करने के लिए एनेबल किया जा रहा है कि आप अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं रहना चाहते हो, मूव करना चाहते हो, कर लो। यू कैन डू दिस। तो ये आर्टिकल जो है ये पॉजिटिव कॉनोटेशन के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया पार्ट 3 में। एंड आप जो भी व्यवसाय, जो भी सर्विस, जो भी बिजनेस आप करना चाहते हो, आप कर सकते हो। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पे आपको कुछ गलत काम करने से रोका जा रहा है, जैसे कि डिस्क्रिमिनेशन और अनटचेबिलिटी। लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जहां पे आपको एनेबल किया जा रहा है कि आप ये काम करिए। आर्टिकल 19 उनमें से एक है, जो कि एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है। यहां पे मैंने आपको बताया कि हमारी जो प्रियम्बल में वर्ड दिया हुआ लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, उसको एनेबल करने के लिए हमारे को आर्टिकल 19 दिया हुआ है और ये एक पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है। बेसिकली आर्टिकल 19 का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो है टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। पॉलिटिकल साइंस में एक थ्योरी होती है जहां पे बोला जाता है कि स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कि अगर आपके मूल अधिकारों का कोई सबसे ज्यादा वायलेशन, उल्लंघन कर सकता है तो वो स्टेट है। ऐसे में पार्ट 3 के अंदर हमारे को एक कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज दी हुई हैं कि यदि कल को स्टेट हमारे राइट्स को वायलेट करने के लिए आता है तो हमारे पास इन फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में प्रोटेक्शन अवेलेबल है। मतलब कि सपोज करिए आप कुछ बोल रहे हैं, कोई आर्टिकल लिख रहे हैं, कोई मूवी बना रहे हैं, और आपको अगर स्टेट रोकने के लिए आता है तो आप स्टेट को कह सकते हैं कि देखिए मेरे को कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 ने, आर्टिकल 19 ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो आप मेरे को नहीं रोक सकते। देखिए स्टेट आपको कुछ ग्राउंड्स पे रोक सकता है जिन्हें हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं, हम आगे उनकी बात करेंगे। लेकिन अभी अगर हम एक ब्रॉड पैमाने पर बात करें तो स्टेट आपको आर्बिट्रेरीली, रैंडमली आके नहीं रोक सकता। कि सपोज अगर मैं एक ये यूट्यूब वीडियो बना रहा हूं तो स्टेट मेरे को आगे नहीं रोकेगा कि आप ये वीडियो मत बनाइए। क्यों? क्योंकि इसमें मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन है मैं सिर्फ वो पढ़ा रहा हूं। तो ऐसे में स्टेट के एक्शन से सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे को ये फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि ये पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स हैं एंड दे प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट द स्टेट एक्शन। मतलब कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं दे लिमिट द पावर ऑफ द स्टेट। उनका काम होता है कि वो स्टेट की पावर को लिमिट करते हैं। ऑल्सो जो यहां पे फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, मैंने आपको अभी बताया, दे आर नॉट एब्सोल्यूट। अगर आप चाहें तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। सवाल उठता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं? रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का बेसिकली मतलब होता है वाजिब प्रतिबंध। अगर हमारे को अपनी सोसाइटी में एक ऑर्डर क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे को लोगों के राइट्स के ऊपर कुछ वाजिब प्रतिबंध लगाने होंगे। समझते हैं। सपोज करिए कि ये हमारी एक सोसाइटी है और इस सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं। नॉर्म्स का मतलब, लेट अस से कि एलजीबीटी राइट्स अलाउड हैं। लेट अस से कि आप जो है कहीं पे भी प्रेयर कर सकते हैं। लेट अस से नॉर्म्स कि आप जो चाहे वो कपड़ा पहन सकते हैं, जो खाना चाहे वो खाना खा सकते हैं, स्पेसिफिक प्रकार के खाने भी आप खा सकते हैं। कि एक सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, उस सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल्स रहते हैं। ये हैं व्यक्ति ए और इनको कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए। ये हैं व्यक्ति बी, इनको भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ राइट्स दिए। हम यहां पे बेसिकली ये समझ रहे हैं कि जो हमारे को फ्रीडम्स दी गई हैं, 6 फ्रीडम्स आर्टिकल 19 के अंदर, वो एब्सोल्यूट नहीं है। उनके ऊपर सरकार अगर चाहे तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। एक सोसाइटी में दो लोग हैं, पर्सन ए और पर्सन बी। लेट अस सपोज यहां पे एक व्यक्ति आता है, पर्सन सी, जो कहता है कि मैं अपने राइट्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करूंगा कि वो सोसाइटी के नॉर्म्स के अगेंस्ट जाएं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में तिरंगे को हानि पहुंचाना अलाउड नहीं है, इट इज अ क्राइम। सपोज करिए ये व्यक्ति कहता है कि मैं तो तिरंगे को हार्म करूंगा क्योंकि मेरे को आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस वजह से मैं तिरंगे को हार्म करूंगा। दैट इज नॉट अलाउड।
क्योंकि हमारी सोसाइटी का नॉर्म क्या है कि प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 ये बोलता है कि आप अगर हमारे तिरंगे को कोई भी हानि पहुंचाते हैं तो वो एक दंडनीय अपराध है। ऐसे में ये व्यक्ति अगर अपना गुस्सा किसी पर्टिकुलर पॉलिसी के प्रति एक्सप्रेस करना चाहता है तिरंगे को हानि पहुंचा के, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी के प्रेवेलेंट नॉर्म्स के खिलाफ जाता है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अगर सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ जाता है तो उसको रोकने के लिए हमारे को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत पड़ती है। यह है फैक्टर नंबर 1 कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत क्यों है। हमारे को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की जरूरत एक कारण से और है, एंड दैट इज, सपोज करिए देयर इज अ पर्सन डी, वो अपनी फ्रीडम्स का इस्तेमाल कुछ इस तरीके से कर रहा है कि वो पर्सन ए की फ्रीडम्स के ऊपर एनक्रोच कर रहा है। ही इज एनक्रोचिंग अपॉन द फ्रीडम्स ऑफ पर्सन ए। कि फॉर एग्जाम्पल रात के 12 बजे का समय है, पर्सन ए शांति से सो रहा है, लेकिन पर्सन डी ने बोला नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो अभी पार्टी करनी है, मैं तो लाउड म्यूजिक चलाऊंगा। आपको पता है कि रात को 11 बजे के बाद आप लाउड म्यूजिक चला ही नहीं सकते क्योंकि लोगों को शांति से सोना होता है और सरकार ने इस प्रकार से नियम बना रखे हैं। या फिर एक एग्जांपल और ले लीजिए कि पर्सन ए एक स्पेसिफिक रिलीजन का पर्सन है और पर्सन डी बोलता है कि नहीं, मेरे को ये रिलीजन पसंद नहीं है, मैं इसके खिलाफ कुछ कुछ गलत गलत बोलूंगा जिससे कि समाज में हिंसा भड़के। आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आपकी जो आजादी है इट इज एनक्रोचिंग अपॉन द फ्रीडम ऑफ द अदर पर्सन। जो दूसरा व्यक्ति है उसकी आजादी के ऊपर आपकी आजादी हस्तक्षेप कर रही है। तो यहां पर भी कानून द्वारा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब कि हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लगाते हैं वो दो वजह से लगाते हैं। एक, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करवाने के लिए, और दूसरा, एक व्यक्ति की जो फ्रीडम है वो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम के ऊपर एनक्रोच ना करे। इस वजह से हमारे को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ते हैं और इसीलिए हमारे को यहाँ पे आर्टिकल 19 के अंदर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए। मतलब कि आर्टिकल 19 एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट का मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि क्योंकि मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो मैं जो चाहे वो बोलूंगा। नहीं, हमारे को सोशल ऑर्डर भी मेंटेन करना है और उस सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। अभी हम आगे और डिटेल में देखेंगे कि हर एक फ्रीडम के ऊपर किस प्रकार से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, एक एक करके हम सब देखेंगे अभी। बट ब्रॉड कॉन्सेप्ट इज कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है कि एक व्यक्ति की इंडिविजुअल लिबर्टी जो है वो भी बनी रहे कि आप राइट्स एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन साथ में सोशल ऑर्डर भी बना रहना चाहिए। कि मतलब कि एक व्यक्ति की आजादी और समाज की व्यवस्था, ये दोनों चीजें बनी रहनी चाहिए, तभी हमारी डेमोक्रेसी जो है वो स्मूथली फंक्शन कर पाएगी। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दिए जाते हैं जिससे कि इंडिविजुअल्स की लिबर्टी और सोशल ऑर्डर में एक संतुलन बना रहे, वरना केओस और एनार्की हो जाएगा। ये जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, अगर आप इनको इंप्लीमेंट करना चाहें तो आप कानून द्वारा इनको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर की पूरी प्रणाली है जो अलग अलग प्रकार से कानून बनाती है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है लेजिस्लेचर को एम्पावर करता है कि अगर वो किसी भी प्रकार से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कोई कानून पास करना चाहते हैं तो वो कानून पास कर सकते हैं। यहां पर टाइम एंड अगेन ये एस्टैब्लिश किया गया कि अगर एग्जीक्यूटिव के कोई व्यक्ति, एग्जीक्यूटिव का मतलब है कोई अथॉरिटी, टैक्स अथॉरिटी, पुलिस अथॉरिटी, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एटसेट्रा, जो भी हमारे बॉडीज हैं, अगर ये आपके ऊपर बिना किसी कानून के कोई प्रतिबंध लगाने की कोशिश करते हैं तो उसे वैध नहीं माना जाएगा। दैट वोंट बी काउंटेड एज लीगल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कि इनकम टैक्स एक्ट पास हुआ और उस इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बोला गया कि अगर आपकी इनकम लेटर से 100 रुपीज है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन कल को कोई टैक्स अथॉरिटी के व्यक्ति आपको आके परेशान कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, कानून में जो लिखा है वो छोड़ो, आपको 100 रुपए आपने कमाया आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, तो वो गलत है। मतलब कि एग्जीक्यूटिव के कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर आके अगर कोई कंडीशन लगा रहे हैं, कोई प्रतिबंध लगा रहे हैं, तो वो बिना कानून के नहीं लगा सकते। सिमिलरली फंडामेंटल राइट्स के केस में भी ऐसा ही होता है
कि सपोज अगर आप कुछ बोल रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, कोई ऑक्यूपेशन ट्रेड और बिजनेस कर रहे हैं, तो जो सरकार के अधिकारी आपके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं वो कानून के दायरे में रह के ही लगा सकते हैं। मतलब कि लेजिस्लेचर अगर कानून पास कर रहा है तो एग्जीक्यूटिव का काम है सिर्फ उन रिस्ट्रिक्शंस को इंप्लीमेंट कराना। फॉर एग्जांपल, अगर लेजिस्लेचर ने इंडियन पीनल कोड पास करा और उस इंडियन पीनल कोड में ये बोला गया कि किसी की मानहानि करना गलत है, डिफेमेशन करना गलत है, सेक्शन 499 और सेक्शन 500 ऑफ इंडियन पीनल कोड में दिया हुआ है कि किसी की भी डिफेमेशन करना, मानहानि करना गलत काम है, वो नहीं करना चाहिए। अब मैं अपनी टेरेस पे गया और मैंने अपने नेबर के खिलाफ बहुत गंदी गंदी बातें, अब्यूसिव वर्ड यूज करना शुरू कर दिया, तो मेरा नेबर मेरे अगेंस्ट डिफेमेशन का केस करेगा और फिर पुलिस आएगी और मेरे खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करेगी। पुलिस मेरे अगेंस्ट एफआईआर इसलिए रजिस्टर कर सकती है क्योंकि लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए इंडियन पीनल कोड के अंदर डेफेमेशन जो है वो एक क्राइम की तरह लिखा गया है। अगर उस कानून में डेफेमेशन का कोई जिक्र नहीं होता तो मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती थी। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को अगर हम इंपोज करना चाहते हैं सोसाइटी में तो हमारे को उसके लिए लेजिस्लेटिव बैकिंग चाहिए होती है। मतलब कि अगर हमारे लेजिस्लेचर उसके लिए कोई कानून पास करता है तो ही उसके बाद हम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 कि महिलाओं का अभद्र तरीके से आप रिप्रेजेंटेशन नहीं कर सकते इमेजेस में, सॉन्ग्स में, मूवीज में एक्सेट्रा, क्योंकि ये महिलाओं की गरिमा के खिलाफ जाता है। तो ऐसे में क्योंकि लेजिस्लेचर ने कानून पास करा, अगर कोई भी व्यक्ति महिलाओं का इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन करता है तो उसके खिलाफ इस कानून के अंदर एक्शन लिया जा सकता है। आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि क्योंकि मेरे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो मैं तो जो चाहे वो कर सकता हूं। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि लेजिस्लेटिव बैकिंग है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की, तो पुलिस आपके खिलाफ एक्शन ले सकती है। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसे में हमारे को ध्यान रखना है कि लेजिस्लेटिव बैकिंग के बिना हम रिस्ट्रिक्शंस अपने देश में नहीं लगा सकते। तो हमारे जो ये 6 फ्रीडम्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर अलग अलग प्रकार से वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है कि सिर्फ 2 ही ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो एब्सोल्यूट हैं। एक आर्टिकल 17 प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी और आर्टिकल 24 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स। अब कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे को सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ दिए हुए होते हैं कि अगर सरकार उनका उल्लंघन कर रही है तो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और कुछ फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो हमारे को स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट दिए होते हैं कि अगर स्टेट उल्लंघन कर रही है तो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अगर एक प्राइवेट इंडिविजुअल उल्लंघन कर रहा है तो भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। पहले आर्टिकल 19 जो था वो हमारे को सिर्फ और सिर्फ स्टेट के अगेंस्ट दिया हुआ था, लेकिन रिसेंटली 2023 में सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आती है, दैट इज कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आर्टिकल 19 है ये स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट अब अवेलेबल होगा। यहां से हमारे को 2 मेजर कॉन्सेप्ट समझने हैं। एक कि आर्टिकल 19 आफ्टर द कौशल किशोर जजमेंट प्राइवेट इंडिविजुअल के अगेंस्ट भी अवेलेबल है। इसका मतलब यह है कि सपोज करिए आप एक जगह पे पीसफुली असेंबल हो रहे हैं सरकार की किसी पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। अगर पुलिस या अथॉरिटीज आके आपको गलत तरीके से वहां से हटाती हैं, अवैध तरीके से आपको हटाती हैं, तो वो गलत है और आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, आप एक्शन ले सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, कोई पावरफुल व्यक्ति जिसके पास ऐसे बाहुबली गुंडे हैं और वो आके आपको यहां से हटाता है मार पिटाई करके, कौशल किशोर जजमेंट के बाद से वो भी फंडामेंटल राइट्स का एक वायलेशन माना जाएगा। पहला कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि जो आर्टिकल 19 है जो पहले सिर्फ राज्य के खिलाफ दिया हुआ था कि आप सिर्फ पुलिस अगर आपको अवैध तरीके से हटा रही है तो ही कोर्ट जा सकते हैं, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हटा रहा है तो नहीं जा सकते थे। अब कौशल किशोर जजमेंट के बाद से आप स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट कोर्ट जा सकते हैं अगर वो आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो। आर्टिकल 19 की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली। दूसरा कॉन्सेप्ट यहां से निकलता है जुडिशियल एक्टिविज्म का। कई बार मुख्य परीक्षा में इसको लेकर सवाल बना है, जुडिशियल एक्टिविज्म।
हमने देखा कि किस तरीके से पार्लियामेंट ने 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से राइट टू प्रॉपर्टी को एबॉलिश करा और फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी से बाहर निकाल दिया। लेकिन हमें दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट्स के माध्यम से किस प्रकार से फंडामेंटल राइट्स को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है, कि इस जजमेंट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स का जो स्कोप है उसको एनलार्ज करने की कोशिश करी, कि जो अधिकार पहले सिर्फ राज्य के खिलाफ आपको दिया हुआ था, आज की तारीख में वो अधिकार आपको प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी दिया हुआ है। मतलब कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो फंडामेंटल राइट्स का स्कोप है, आपके जो फंडामेंटल राइट्स का एक ढांचा है, वो एक्सपैंड हो रहा है, वो एनलार्ज हो रहा है, और आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों और सरकारों इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ ये फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे में यहां पे हमारे को जुडिशियल एक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट समझना होगा कि किस प्रकार से जुडिशियरी प्रोएक्टिव होके, भले ही पार्लियामेंट में इसके खिलाफ या इसके फेवर में अमेंडमेंट पास हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन जुडिशियरी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए यहाँ पे लोगों के फंडामेंटल राइट्स को स्लोली एनलार्ज एक्सपैंड कर रही है। मतलब कि एक्सपेंशन ऑफ द नेट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो ये दो कॉन्सेप्ट हमारे को इस स्पेसिफिक पॉइंट से देखने को मिलते हैं। अब हमारे संविधान में पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को दिए हुए हैं, और कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो नागरिकों को और फॉरेनर्स को दोनों को दिए हुए हैं। आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फ्रीडम्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दी हुई हैं। मतलब कि अगर कोई फॉरेनर आके हमारे देश में आर्टिकल 19 के अंदर अधिकार मांगता है, तो ये उसके फंडामेंटल राइट्स नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस से एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सिटीजन हैं, तो उनको आर्टिकल 19 के अंदर 6 की 6 फ्रीडम्स अवेलेबल होंगी। सपोज करिए कल को जो बाइडेन भारत के दौरे पर आते हैं, यूएस के सिटीजन है, जो बाइडेन अगर इंडिया आते हैं तो उनको आर्टिकल 19 के अंदर ये 6 फ्रीडम्स नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि वो भारत के नागरिक नहीं है। तो कहने का मतलब है कि जो फॉरेनर्स होते हैं जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है, उनको ये 6 फ्रीडम्स नहीं मिलेंगी आर्टिकल 19 के अंदर, ये सिर्फ सिटीजन्स को मिलेंगी। और यही कारण है कि हमने अपने सिटीजनशिप वाले चैप्टर को पार्ट 2 में डाला। मैंने आपको एक्सप्लेन करा था कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी हमने पार्ट 1 में क्यों डाला था, क्योंकि हमारे को इन फ्रीडम्स का स्कोप डिफाइन करना था। सिमिलरली सिटीजनशिप हमारे को फंडामेंटल राइट से पहले इसलिए देना पड़ा क्योंकि हमारे को यह डिफाइन करना था कि कौन सा फंडामेंटल राइट किसको मिलेगा, कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है। तो यहां से आपका इंटरव्यू का एक क्वेश्चन तैयार होता है कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और सिटीजनशिप पार्ट 1 पार्ट 2 ये फंडामेंटल राइट से पहले क्यों दिए हुए, क्योंकि इन दोनों को ही इस्तेमाल करके हम फंडामेंटल राइट्स को वेल डिफाइंड तरीके से बता पाएंगे कि कौन सा फंडामेंटल राइट किसको मिलेगा, कहां पर मिलेगा, कि यूनियन एंड इट्स टेरिटरी का स्कोप क्या है, कौन नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, किसको कौन सा राइट मिलेगा, वो हम इन्हीं के माध्यम से डिफाइन कर पाएंगे। इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमारे को यूनियन और सिटीजनशिप के प्रोविजंस दिए गए। तो कनेक्टिंग द डॉट्स, आर्टिकल 19 में आज हमारे को 6 फ्रीडम्स दी हुई हैं, लेकिन इसके साथ इंप्लाइड फ्रीडम्स भी आ सकती हैं। ये जो है पॉजिटिव फंडामेंटल राइट है, एब्सोल्यूट नहीं है, वाजिब प्रतिबंध लगाया जा सकता है, स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल दोनों के अगेंस्ट दिया हुआ है, और सिर्फ सिटीजन्स को दिया हुआ है। मतलब कि फॉरेनर्स को, कंपनीज को और कॉर्पोरेशंस को ये फंडामेंटल राइट नहीं मिलेगा, क्योंकि कंपनीज जो होती हैं वो सिटीजन्स नहीं होती। कि हमारे देश में अगर फेसबुक, अमेजॉन, रिलायंस, अडानी का कोई ऑफिस खुला हुआ है, दे आर कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, वो सिटीजन्स नहीं है। इस वजह से इन कंपनीज को भी ये फंडामेंटल राइट्स नहीं मिलेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स के लिए, नागरिकों के लिए। कौन सिटीजन्स? जो कि पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से 11 तक जो भारत के नागरिक हैं। तो अब अपने इस पूरे लेक्चर सीरीज में हम सबसे पहले डिटेल में समझते हैं अपनी पहली फ्रीडम, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हमने ब्रॉड ओवरव्यू आर्टिकल 19 का देख लिया। अब स्पेसिफिकली एक एक फ्रीडम पे चलते हैं, उनका मतलब समझते हैं, और ये समझते हैं कि उनकी क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं। दूसरे संविधानों के साथ उनकी तुलना करते हैं, स्पेसिफिकली अमेरिका के साथ, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट हमने यूएस से ही बोरो करा था, और साथ में यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस में क्या सवाल इसमें से पूछे हुए हैं उनको साथ के साथ हम कवर करते चलेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने आपको कई बार बताया कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो इसलिए दिए हुए हैं कि हम खुद को पूरे तरीके से इवॉल्व कर सकें, पूरे तरीके से डेवलप कर सकें।
इसको समझने का एक नजरिया और है। आपने देखा होगा कि हमारे देश में हम कभी भी किसी प्रकार की मोनोपोली को बर्दाश्त नहीं करते। इंडिया इज अगेंस्ट मोनोपोलीज। सही बात है, चाहे वो बिजनेस हो या कुछ भी हो, हम मोनोपोली बर्दाश्त नहीं करते किसी की। सही बात है। तो सर ये मोनोपोली और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या लेने देना? समझिए, सपोज करिए कि हमारे यहाँ सिर्फ एक न्यूज चैनल है जहां पे सरकार जो बोलेगी वही चलेगा, जैसा कि नॉर्थ कोरिया और चाइना में होता है कि जो सरकार ने बोला सिर्फ वही उस न्यूज चैनल पर चलेगा। मोनोपोली, मोनोपोली ऑफ आइडियाज, मोनोपोली ऑफ इंफॉर्मेशन। कि अगर सिर्फ एक ही जगह से व्यूज आते रहेंगे, एक ही जगह से इंफॉर्मेशन आती रहेगी, तो वो हो गई मोनोपोली। कि सरकार जो हमें बताना चाहती है हमें सिर्फ वो पता चलेगा, सरकार जो हमें दिखाना चाहती है हमें सिर्फ वो दिखेगा। लेकिन इंडिया में तो ऐसी मोनोपोली नहीं है। इंडिया में तो प्राइवेट न्यूज चैनल भी हैं, प्राइवेट रेडियो ऑपरेटर भी हैं, प्राइवेट अखबार भी हैं, और अब तो प्राइवेट यूट्यूब चैनल भी हैं जो न्यूज एनालिसिस करते हैं। मतलब कि हमारे यहां आइडियाज और इंफॉर्मेशन की इस मोनोपोली को तोड़ने के लिए, और जिससे ज्यादा से ज्यादा आइडियाज और इंफॉर्मेशन समाज में फ्लो करें, लोगों को इंफॉर्मेशन मिले, आइडियाज मिले, इस वजह से हमारे को एक बहुत क्रिटिकल अधिकार दिया गया है, दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप देखिए, ये जो 6 फ्रीडम्स हैं इसमें से कहीं पे भी लिख सकते थे, लेकिन इस पूरी हायरार्की में हमने स्पीच एंड एक्सप्रेशन को नंबर 1 पे लिखा। दिस शोज कि इस पूरी फ्रीडम्स की हायरार्की में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द फर्स्ट अमंग्स द इक्वल्स। कि फ्रीडम सारी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो लिबर्टी है, जो फ्रीडम है, वो है। क्यों? क्योंकि हम अपने देश में मोनोपोली ऑफ आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ लोगों का जो ओपिनियन शेप हो रहा है वो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन के माध्यम से हो, वो अपने आप को फुल्ली डेवलप कर सकें, उनके अंदर जो भी विचार आ रहे हैं वो उसको प्रकट कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, सरकार एक पॉलिसी लेके आती है, हम ये नहीं चाहते कि सरकार की पॉलिसी की सिर्फ तारीफ या सिर्फ बुराई हो। हमारे को दोनों तरफ की इंफॉर्मेशन का एक्सेस होना चाहिए कि हाँ इसमें अच्छी बातें ये हैं लेकिन खराब बातें भी ये हैं, और आगे जाके इनमें इस प्रकार से सुधार किया जा सकता है। तो इस इंफॉर्मेशन के माध्यम से ही हम अपने ओपिनियन को शेप कर पाएंगे और अपने आप को पूर्ण रूप से उभार पाएंगे कि हाँ एक्चुअल मुद्दा है क्या। इस वजह से इंफॉर्मेशन और आइडियाज की मोनोपोली को तोड़ने के लिए हमारे को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया गया कि अगर आप खुद को पूर्ण रूप से एक्सप्रेस करना चाहते हो, व्यक्त करना चाहते हो, तो इस प्रकार की आजादी दी गई है। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये किसी भी तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे टेक्स्ट फॉर्मेट में लिख के, पोस्टर वगैरह बना के, वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, पेंटिंग, ड्राइंग, साइंस, किसी भी तरीके से आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहां पे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन आया था रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से जुड़ा हुआ, एक बार उसे देखते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज वन व्हिच, स्टेटमेंट वन, प्लेसेस इफेक्टिव रिस्ट्रिक्शंस ऑन इंडिविजुअल लिबर्टी इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट अथॉरिटी। मतलब कि एक संवैधानिक सरकार वो होती है जो लोगों की आजादी को कम करती है और सरकार की पावर को बढ़ावा देती है। ये मैंने अभी आपको बताया कि फंडामेंटल राइट्स का बेसिक कॉन्सेप्ट ही है सरकार की पावर के ऊपर एक रोक लगाना और रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के माध्यम से लोगों की फ्रीडम के ऊपर भी रोक लगाना, सोशल ऑर्डर और इंडिविजुअल लिबर्टी के बीच में बैलेंस बनाए रखने के लिए। तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। प्लेसेस रिस्ट्रिक्शंस ऑन द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी, बिल्कुल सही बात है कि सरकार की पावर को लिमिट करना जो है वो इसका काम है। सिमिलरली 2018 में भी एक क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स द नाइसेस्ट अप्रोप्रिएट रिलेशन बिटवीन लॉज एंड लिबर्टी। आजादी और कानून के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी,
ऐसा कहना तो देखिए थोड़ा ठीक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा कानून होंगे, हो सकता है कि हमारी लिबर्टी उतनी ही स्ट्रांग हो। जैसे कि मैंने आपको अलग अलग एग्जांपल्स दिए, सेक्शन 499, सेक्शन 500 आईपीसी का, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971, प्रोहिबिशन ऑफ इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 का, ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने आपको दिए, इससे अलग अलग सोशल ग्रुप्स की लिबर्टी ही तो आगे बढ़ रही है। तो ये कहना गलत होगा कि जितने ज्यादा लॉज होंगे उतनी ही कम लिबर्टी होगी। हो सकता है कि लिबर्टी और बढ़े। इफ देयर आर नो लॉज देयर इज नो लिबर्टी, ये सुनने में थोड़ा ठीक लग रहा है। क्यों? कि अगर कोई कानून होगा ही नहीं तो आपको कोई आजादी भी नहीं मिलेगी। बात तो सही है कि कालीन भैया, मुन्ना भैया जैसे टाइप लोग जो हैं वो पूरे एरिया पे कब्जा कर लेंगे कि अभी तो कोई पुलिस का डर नहीं, कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट सीबीआई का डर नहीं, अभी तो हम जो कहेंगे आपको वही करना पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े टाइप के जो हम मूवीज में लोग देखते हैं, उस टाइप के लोग फिर पूरी पावर पे कब्जा कर लेंगे। आप अपने घर से भी ठीक से बाहर नहीं निकल सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, जैसा उस टाइप के लोग बोलेंगे आपको करना पड़ेगा। तो उन टाइप के लोगों को रोकने के लिए हमारे को कानून तो देखो चाहिए। अगर कानून नहीं होगा तो फिर तो रिजल्ट एनार्की ही है। तो ये ऑप्शन सुनने में थोड़ा ठीक लगता है। तो हमने देखा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका एग्जैक्टली मतलब होता क्या है। अब हमने ये भी समझा कि जितनी भी आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम्स दी गई हैं उनके ऊपर वाजिब प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं इंडिविजुअल लिबर्टी और सोशल ऑर्डर में एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए। आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में हमारे को ये 8 प्रकार की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर लगा सकते हैं। मतलब कि अगर आपका कोई भी बोलने या एक्सप्रेस करने का तरीका भारत की सॉवरेंटी और इंटीग्रिटी के खिलाफ जाता है तो हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। अगर भारत की सिक्योरिटी के खिलाफ जाता है तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। दूसरे देशों के साथ अगर रिलेशंस बिगाड़ने की बात हो, आपने कुछ ऐसा बोला कुछ करा जो दूसरे देशों के साथ रिलेशंस बिगाड़ रहा है, तो भी स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगाई जा सकती है। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कई बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर अगर कोई मूवी बनती है और उसमें ऐसा सरकार को लगता है कि रशिया के साथ हमारे रिलेशंस बिगड़ सकते हैं, तो सेंसर बोर्ड जो है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के कट्स रिकमेंड कर देता है। या फिर अगर आप कुछ ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं कि भारत के टुकड़े होने चाहिए इस प्रकार से कुछ, तो उसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के अंदर टेररिस्ट एक्टिविटीज की तरह डील करके उसके ऊपर एक रोक लगाई जाती है। तो आपको पता है कि टेररिज्म से डील करने के लिए भी और एंटी इंडियन एक्टिविटी से डील करने के लिए हम अलग अलग कानून लाए हुए हैं। सिमिलरली पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कि अगर आप कुछ ऐसा भड़काऊ बयान दे रहे हैं, इंसाइटमेंट ऑफ वायलेंस कर रहे हैं या फिर मॉब वायलेंस को प्रमोट कर रहे हैं, जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है उसमें भी मॉब वायलेंस को स्पेसिफिकली डील किया गया है। तो इस प्रकार से अगर कुछ भी होता है तो उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। या फिर डिसेंसी एंड मोरालिटी, कि अगर कोई ऐसा स्पेसिफिक काम है जो डिसेंट नहीं है, जो मॉरल नहीं है, और आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के माध्यम से उसे प्रमोट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को प्रमोट करते हैं तो प्रोहिबिशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 के अंदर हम इसे कवर करते हैं। या फिर आप अगर महिलाओं को, यह एग्जाम्पल हम डिस्कस कर चुके हैं, महिलाओं को अगर आप गलत तरीके से दर्शाते हैं तो उसे जो है इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट 1986 के अंदर कवर किया जाएगा। अच्छा, एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो डिसेंसी और मोरालिटी होती है इसकी डेफिनेशन समय के साथ साथ जो है एक समाज में बदलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेस्बियन, गे, बायसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर की बात करते हैं तो कुछ समय पहले तक अगर आप होमोसेक्सुअल हैं तो उसे एक क्राइम माना जाता था इंडियन पीनल कोड सेक्शन 377 के अंदर। लेकिन जब से सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज किया गया है, मतलब कि उसको अपराधीकरण से बाहर किया गया है, तब से होमोसेक्सुअलिटी क्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि बदलते हुए सामाजिक नॉर्म्स को देखते हुए, बदलते हुए सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए डिसेंसी और मोरालिटी की जो डेफिनेशन है वो चेंज हुई। जो चीज पहले मॉरल मानी जाती थी वो अब इमोरल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम थोड़ा सा हिस्टोरिक टाइमलाइन लेते हैं तो पहले के टाइम पे सती और पर्दा सिस्टम भी मॉरल माना जाता था। लेकिन फिर जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो हमारे को समझ आया कि ये सारी चीजें गलत हैं और ये नहीं होनी चाहिए, इसलिए अब इन्हें इनडिसेंट और इमोरल माना जाता है। तो हमने दोनों प्रकार से एग्जांपल्स देखे कि पहले जो एक्सरसाइजेस इमोरल थी वो आज मॉरल हैं, या फिर जो एक्सरसाइजेस पहले मॉरल थी आज वो इमोरल हैं। तो डिसेंसी और मोरालिटी की कोई भी फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। समाज के सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस के हिसाब से और समय के हिसाब से
डिसेंसी और मोरालिटी की जो परिभाषा है वो बदलती रहती है। सिमिलरली कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट अगर आप करते हैं, अगर आप कोर्ट के किसी ऑर्डर के खिलाफ जाते हैं, तो ऐसे में हमारे को पता है कि आर्टिकल 129 के अंदर सुप्रीम कोर्ट अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। सिमिलरली आर्टिकल 215 के अंदर हाई कोर्ट भी अपने कॉन्टेम्प्ट के लिए पनिश कर सकता है। ऑल्सो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के माध्यम से भी आपको कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश किया जा सकता है। बेसिकली आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 को इंप्लीमेंट करने के लिए सोल और स्पिरिट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 लाया गया। ऐसे में अगर आप कोर्ट के खिलाफ जाते हो, कोर्ट की गरिमा के खिलाफ जाते हो, कोर्ट की अवहेलना करते हो, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते हो, या फिर डेरोगेटरी रिमार्क स्प्रेड करते हो कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के जजेस के खिलाफ उनकी जो प्रतिष्ठा है उसको कम करने की कोशिश करते हो, इन सब केसेस में कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 लगेगा। या फिर डेफेमेशन, मानहानि, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सेक्शन 499 एंड 500 ऑफ द इंडियन पीनल कोड के अंदर डेफेमेशन कवर्ड है कि आप किसी के खिलाफ कुछ गलत बोल रहे हैं, कुछ अपमानजनक बोल रहे हैं, कुछ ऐसा मानहानि को ध्यान में रखते हुए बोल रहे हैं, तो उसे डेफेमेशन के अंदर ट्रीट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि कई बार अगर पॉलिटिकल रैलीज में एक नेता दूसरे नेता के खिलाफ कुछ बोल देते हैं, तो फिर उनके खिलाफ डिफेमेशन का केस हो जाता है और फिर उनके ऊपर ऐसे केस चलता रहता है। या फिर इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, कि आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को भड़का रहे हो कि चलो आओ हम सब इंडिया गेट चलेंगे और फिर उसके बाद ऐसे आग लगाएंगे, ये करेंगे, गलत है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से आप लोगों को भड़का के ऑफेंसेस को कमीशन नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि जो हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसके ऊपर किस प्रकार से ये सारी की सारी जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो लगाई गई हैं कि हाँ आपको जो बोलना है, वीडियो बनाना है, एडिटोरियल, पोएम, ड्राइंग्स, क्राफ्ट, पैम्फलेट्स, पोस्टर, जो करना आप कर सकते हो, लेकिन इन 8 कैटेगरीज के अंदर वो नहीं होना चाहिए। राइट। तो हमने ब्रॉड तरीके से समझा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद उसकी डिटेल्स देखी कि उसमें कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कवर्ड है। अब मेनका गांधी जजमेंट को ध्यान में रखते हुए जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इंप्लाइड राइट्स की बात करी थी, उसको ध्यान में रखते हुए और अपने आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को मर्ज करते हुए देखते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से जुड़े कौन कौन से इंप्लाइड राइट्स हमारे को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिए गए हैं। इसमें सबसे पहला अधिकार है राइट टू साइलेंस। अगर आप चुप रहना चाहते हैं तो आपको कोई बुलवा नहीं सकता, जोर जबरदस्ती जबरन आपसे कोई ये नहीं कह सकता कि आप बोलिए, आपका अधिकार है। आप चुप रहना चाहते हैं, आप चुप रह सकते हैं, दैट इज अ काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। राइट टू एक्वायर इंफॉर्मेशन, कि अगर सरकार कोई स्कीम लेके आ रही है, कोई पॉलिसी लेके आ रही है, कोई प्रधानमंत्री विजिट पे गए हैं, किसी देश के साथ कोई अग्रीमेंट साइन हो रहा है, एमओयू साइन हो रहा है, आपके पास अधिकार है कि आप वो इंफॉर्मेशन एक्वायर करें। ऐसे में सरकार ने इसी पर्टिकुलर राइट को इंप्लीमेंट करने के लिए आरटीआई एक्ट भी लेके आया, जहां पे बोला गया कि आप अगर कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन डाल के आरटीआई निकाल सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ इमोशंस, आपको पता है कि आजकल यूट्यूब, इंस्टाग्राम, रील्स का जमाना है जहां पे लोग अलग अलग प्रकार से वीलॉग्स बनाते हैं। वो अगर खुश हैं तो कोई अच्छा गाना गा रहा है, कोई सैड है तो कोई सैड कोट डाल रहा है, शायरी डाल रहा है, उस तरीके से आप डिस्प्ले ऑफ इमोशंस कर सकते हैं। राइट टू वोट, सर राइट टू वोट तो डेमोक्रेसी और इलेक्टोरल प्रैक्टिस का हिस्सा है, तो राइट टू वोट को हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैसे मान रहे हैं। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि वोट क्या है, आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का एक्सप्रेशन है। आप अपनी राजनीतिक विचारधारा को एक्सप्रेस कर रहे हो, मतलब कि राइट टू वोट एक तरीके से स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है, और इसलिए राइट टू वोट जो है वो एक आर्टिकल 19 के अंदर इंप्लाइड राइट है। सिमिलरली हमने देखा फ्रीडम ऑफ प्रेस, अखबार, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, ये सब चीजें जो हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर कवर होती हैं। फ्रीडम ऑफ प्रेस डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इससे जुड़े जो दूसरे आयाम हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं। इसको अभी मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आपने देखा होगा कि अगर कोई हड़ताल होती है, कोई स्ट्राइक होती है, कई बार अलग अलग एसोसिएशन बोलते हैं कि आज बंद रहेगा, आज स्ट्राइक रहेगी। ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। आप यूनिटी में अपनी मर्जी से अगर अपनी दुकान बंद रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप खोलना चाहते हो अपनी दुकान, तो आपको एसोसिएशन वाले आके मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, डरा नहीं सकते कि हमने तो स्ट्राइक की कॉल करी थी, आपने दुकान कैसे खोल दी। नहीं, ये अलाउड नहीं है। आपकी मर्जी, आप अपनी दुकान बंद रखना चाहते हो, आप दुकान बंद रखिए। आपको जोर जबरदस्ती से कोई स्ट्राइक या बंद नहीं करवा सकता, ऐसा आपके पास कोई अधिकार नहीं है। तो स्पेसिफिकली अब एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट पे आते हैं, दैट इज
फ्रीडम ऑफ प्रेस कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंदर क्या कवर्ड है। सबसे पहले यहां पे कवर्ड है ट्रांसमिशन ऑफ व्यूज एंड इंफॉर्मेशन। एडिटोरियल के माध्यम से जो अलग अलग व्यूज ट्रांसमिट किए जाते हैं, जो अलग अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, दैट इज कवर्ड अंडर फ्रीडम ऑफ प्रेस। अखबार छप रहा है, न्यूज पे आपने देखा होगा अलग अलग डिबेट प्रोग्राम्स आते हैं, एफएम रेडियो पे ऑल इंडिया रेडियो हो गया, दूसरे जो रेडियो एफएम्स होते हैं उनके ऊपर अलग अलग वीकली, मंथली, फोर्टनाइटली, ईयरली मैगजीन्स आती हैं जहां पे सरकार की पॉलिसीज और अलग अलग इंफॉर्मेशन दी जाती है, या फिर कोई स्पोर्ट्स मैगजीन हो गई, कोई बिजनेस मैगजीन हो गई। अलग अलग टाइप की इंफॉर्मेशन और व्यूज जो हैं आप मीडिया के माध्यम से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे कहते हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस। यूजुअली अंग्रेजों के जमाने पे जब प्रेस सेंसरशिप लगी थी तो वहां पे क्या होता था कि जब अखबार सुबह छपने जाता था उससे पहले आपको अंग्रेजी ऑफिशियल्स का एक सेंसरशिप चाहिए होता था, उनका अप्रूवल चाहिए होता था। मतलब कि अंग्रेजों के जमाने में प्रेस के ऊपर प्री सेंसरशिप अवेलेबल थी। प्री सेंसरशिप का मतलब है कि अखबार छपने से पहले आपको जो है अप्रूवल चाहिए होता था और उसी के बाद अखबार छपता था। ब्रिजभूषण वर्सेस दिल्ली 1950 केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमारे देश में प्री सेंसरशिप ऑफ न्यूज़पेपर जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है और जो अखबार है वो सीधा छप सकता है। अखबार छापने से पहले आपको सरकार से कोई अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। ऑल्सो आप ये समझिए कि जो आप अखबार छाप रहे हो, आप मैगजीन छाप रहे हो, उसका बेनिफिट कब होगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जब उसकी सर्कुलेशन होगी, तभी वो न्यूज़पेपर मैगजीन जो है अपनी डिजायर्ड ऑडियंस तक पहुंच पाएगा। मतलब कि जितना ज्यादा न्यूज़पेपर सर्कुलेट करेगा उतने ही ज्यादा व्यूज और इंफॉर्मेशन स्प्रेड होंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापड़ वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 में बोला कि जो सर्कुलेशन है वो फ्रीडम ऑफ प्रेस का एक इंटीग्रल पार्ट है। बिना सर्कुलेशन के आप फ्रीडम ऑफ प्रेस रियलाइज कर ही नहीं सकते। अगर आप सर्कुलेशन चाहते हैं तभी आपका फ्रीडम ऑफ प्रेस आगे प्रोपेगेट हो पाएगा। सिमिलरली एक केस था जहां पे कुछ इस तरीके से हुआ कि जो हमारा न्यूज़पेपर का पेपर होता है वो यूजुअली बाहर से इंपोर्ट होता है। सरकार ने उसके ऊपर काफी ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी और ऐसे में लोगों ने बोला कि सरकार ने ये इंपोर्ट ड्यूटी इसलिए लगाई है जिससे कि न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन कम हो। सुप्रीम कोर्ट में केस गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप टैक्सेशन के माध्यम से फ्रीडम ऑफ प्रेस को दबा नहीं सकते। मतलब आप ऐसा कोई टैक्सेशन न्यूज़पेपर मैगजीन्स के ऊपर नहीं लगा सकते कि वो इतना महंगा हो जाए कि लोग उसे खरीदना ही बंद कर दें। दैट इज एन इनडायरेक्ट अटैक ओवर द प्रेस। और ऐसे में बेनेट कोलमैन केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि टैक्सेशन के माध्यम से आप फ्री प्रेस को कर्ब नहीं कर सकते। तो आप देखिए कि कितने सारे इंप्लाइड राइट्स ऐसे हैं जो आर्टिकल 19 में डायरेक्टली नहीं लिखे, लेकिन मेनका गांधी वाली जजमेंट से अगर हम क्लब करते हैं तो ये राइट्स भी इंटरप्रिटेशन पे एमिनेट होके आते हैं हमारे सामने। सिमिलरली सरकार ने फ्रीडम ऑफ प्रेस के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं अंडर सेक्शन 124 ए ऑफ आईपीसी, दैट इज सेडिशन लॉज। एब्सोल्यूट कोई भी अधिकार नहीं है, हर अधिकार अगर है तो उसके ऊपर कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर होगी। नाउ अगर हम और फर्दर इंप्लाइड राइट्स की बात करते हैं तो उसमें एक अधिकार आता है मूवीज का। मूवीज की हम थोड़ी अलग से बात करेंगे। उसका रीजन ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कुछ जजमेंट्स में बोला कि जो मूवीज हैं वो अखबार, मैगजीन, रेडियो से काफी हटके हैं, काफी अलग हैं। मतलब बेसिकली जो मूवीज होती हैं दे स्टैंड ऑन अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म, दे स्टैंड ऑन अ डिफरेंट पेडेस्टल। कैसे? बेसिकली जो मूवीज होती हैं उनमें इस प्रकार का ऑडियो विजुअल इंपैक्ट यूज होता है, उसमें इस प्रकार का ऑडियो इफेक्ट्स, इस प्रकार से आपको थिएटर में पूरा डार्क करके आपकी सारी डिस्ट्रैक्शंस हटा के आपका पूरा फोकस स्क्रीन के ऊपर होता है। ऐसा कोई और मीडियम नहीं है जहां पे आप डिस्ट्रैक्शन फ्री बैठे। मोबाइल है तो साथ में 10 चीजें हो रही होंगी, घर में कोई बात हो रही होगी, न्यूज चैनल चल रहा है तो बार बार चैनल चेंज हो रहा है। लेकिन अगर आप थिएटर में बैठकर हॉल डार्क हो गया तो आपका मोबाइल फोन निकालने का भी मन नहीं करेगा। सामने मूवी चल रही है बड़े स्क्रीन पे, लाउड नॉइस पे, विद इफेक्ट्स। इसका मतलब मूवीज जो हैं वो एक सेपरेट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है। इसके लिए क्योंकि द काइंड ऑफ इंपैक्ट दैट मूवीज क्रिएट ऑन द माइंड ऑफ द ऑडियंस एंड द चिल्ड्रन, मूवीज में प्री सेंसरशिप लगाई गई। तो आप समझिए ब्रिजभूषण केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि अखबारों के ऊपर जो है प्री सेंसरशिप नहीं लगेगी,
न्यूज़पेपर्स के ऊपर प्री सेंसरशिप अलाउड नहीं है। वेयरएज अगर हम बात करें मूवीज की तो यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर, वो मूवीज के ऊपर प्री सेंसरशिप लगा सकता है। तो आपको ये समझना है कि मूवीज जो हैं, क्योंकि वो डिफरेंट पेडेस्टियल पे खड़े होते हैं, इस वजह से उनके ऊपर प्री सेंसरशिप लगाई जा सकती है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, आपने देखा होगा कि कई बार अलग अलग मूवीज आती हैं और लोग उसमें प्रोटेस्ट करते हैं कि इस मूवी को बैन कर दिया जाए क्योंकि ये हमारे सेंटिमेंट्स के खिलाफ जाती है। कई बार ऐसा होता है कि मूवीज को बैन करने की डिमांड आती है अलग अलग रीजन से, कि इसमें इस कलर के कपड़े हैं, इसमें ये वर्ड यूज हुआ है, इसमें हिस्टोरिकली ये गलत दिखाया गया। अलग अलग मूवीज में अलग अलग जो है लोगों को कंसर्न्स होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे में बोला कि हर मूवी को बैन करना सही नहीं है और मूवीज को बैन करना सही है ही नहीं। सेंसर बोर्ड अगर चाहे तो कट्स रिकमेंड कर सकता है, लेकिन उसके अलावा ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो फिल्म निर्माताओं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे एडिक्वेट, जिससे कि वो फ्रीली बिना किसी डर के अपनी मूवीज को रिलीज कर पाए। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि ये स्टेट की ड्यूटी होती है कि वो फिल्म मेकर के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। और इसी से जुड़ा मुख्य परीक्षा में 2014 में एक सवाल हमारे को देखने को मिलता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। मैंने आपको बताया पूरा मोनोपोली मोनोपोली नहीं होनी चाहिए, फ्रीडम टू एक्सप्रेस वनसेल्फ फुली। डज इट कवर हेट स्पीच आल्सो? नो। हेट स्पीच जो वर्ड है वो कैटेगोरिकली मेंशन नहीं है, लेकिन हमने देखा कि उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि डेफेमेशन नहीं कर सकते, इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस नहीं कर सकते, दूसरे देशों के फ्रेंडली रिलेशंस नहीं बिगाड़ सकते, भारत की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के खिलाफ नहीं जा सकते। ये सारी चीजें ऑलरेडी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में कवर्ड है। Why do films in India stand on a slightly different plane from other forms of expression? पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन करा और यहाँ से आपका 200 वर्ड्स के आंसर निकलते हैं कि मूवीज जो है उनमें प्री सेंसरशिप अलाउड है क्योंकि वो काइंड ऑफ इंपैक्ट दैट दे क्रिएट वो काफी अलग होता है। नाउ एक डायमेंशन यहाँ पे बहुत अच्छा ये निकलता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसको हम सिविल सर्विसेज से कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हम सिविल सर्विसेज की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे में हल्का सा यहाँ पे गवर्नेंस रिलेटेड अगर हम एक एस्पेक्ट देखते हैं कि सिविल सर्वेंट्स के फंडामेंटल राइट्स कैसे होते हैं, तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ये बोलता है कि सरकार अगर चाहे तो वो आर्म्ड फोर्सेस और सिविल सर्वेंट्स के फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल कर सकता है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। और इसीलिए सिविल सर्विसेज रूल्स जो सरकार बनाती है उनके अंडर सिविल सर्वेंट्स के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर कंसिडरेबल रोक लगाई जाती है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आप सरकार के खिलाफ आउटराइटली नहीं बोल सकते, आप ये पोस्ट नहीं कर सकते, आप वैसे पोस्ट नहीं कर सकते। आपने कई बार केसेस देखे भी होंगे कि कुछ आईएएस वरिष्ठ अधिकारियों ने अगर कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट करा तो सरकार की तरफ से उन्हें फटकार लगाई गई कि आपने ऐसा क्यों पोस्ट करा और हम आपको इलेक्शन की ड्यूटी से हटाते हैं। तो ऐसे में सिविल सर्वेंट्स के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो यूजुअल जनता से कम होते हैं बिकॉज ऑफ द सिविल सर्विसेज रूल। सरकार जो है उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रोक लगा सकती है, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, एक्स्ट्रा रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए। अब यहां पर एक और एस्पेक्ट समझते हैं दैट इज रिलेटेड टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ एमपीज एंड एमएलए। जो हमारे एमपीज और एमएलए होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है दैट दे शुड बी सिटीजंस ऑफ इंडिया। अब अगर सिटीजंस हैं तो आपको पता है आर्टिकल 19 के अंदर उन्हें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन भी मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली आर्टिकल 19 जो है वो सिर्फ सिटीजंस को मिलता है। तो जितने भी एमपीज और एमएलए हैं उनको सिटीजन होने के नाते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो सीधा सीधा मिल ही रहा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 105 के अंदर एमपीज के लिए और आर्टिकल 194 के अंदर एमएलए के लिए एक सेपरेट प्रोविजन प्रिविलेज दिया हुआ है। और वो प्रिविलेज ये बोलता है कि फ्लोर ऑफ द हाउस में एमपीज और एमएलए के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होगा। मतलब ये कि एक तरीके से एमपीज और एमएलए को यहां पे डबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी गई है कि एक, क्योंकि आप नागरिक हैं उस वजह से भी आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रहा है, और सदन के अंदर भी जब आप लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद के सेशन में कुछ बोल रहे हैं तो आपको एक एडिशनल लेयर ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मिल रहा है, जिससे कि आप जो चाहे वो बोल सकते हैं, जो डिबेट करना चाहे वो कर सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। ऐसे में हमारे जो एमपीज और एमएलए हैं उनके पास डबल प्रोटेक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। एंड दिस शोज कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने जब 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन को एनफोर्स करा तो उनका कितना ज्यादा फोकस था
पार्लियामेंट्री डिबेट्स के ऊपर कि संसद भवन के अंदर किसी भी माध्यम से डिबेट्स रुकने नहीं चाहिए और जितनी ज्यादा डिबेट होगी उतनी ही ज्यादा हमारी डेमोक्रेसी फ्लरिश करेगी। उसी डेमोक्रेसी को फ्लरिश करवाने के लिए एमपीज और एमएलएस को बाय वर्च्यू ऑफ देयर स्टेटस उनको एक डबल प्रोटेक्शन दी गई है बाय मींस ऑफ आर्टिकल 105 एंड 194। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि ये जो फ्रीडम एमपीज और एमएलएस को दी गई है ये कोई एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं है। यहां पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल कि जो एमपीज और एमएलएस होते हैं वो जजेस के कंडक्ट को फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस नहीं कर सकते। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर चाहें तो रूल्स और प्रोसीजर के हिसाब से अलग अलग वर्ड्स को कट कर सकते हैं, अलग अलग वर्ड्स के ऊपर पनिशमेंट दे सकते हैं। अगर आप संसद भवन या विधानसभा के अंदर कोई ऐसे रकस क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सस्पेंड किया जा सकता है। मतलब कि जो संसद भवन और असेंबली के अंदर भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है। बस फर्क इतना है कि आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अंदर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिए हुए हैं आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में। लेकिन आर्टिकल 105 और 194 के अंदर जो एमपीज और एमएलएस को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसके रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कुछ तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही दिए हुए हैं और कुछ रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ द हाउस के अंदर दिए हुए हैं जो कि पार्लियामेंट समय समय पे बदल सकता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको यहां पे ध्यान रखना है। ऑल्सो अब एक बहुत अच्छा मुद्दा आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और एंटी डिफेक्शन का। समझते हैं। सपोज करिए कि एक है पार्टी ए और एक है पार्टी बी। एक व्यक्ति हैं, वो पहले पार्टी ए के टिकट पे चुने गए। चुने जाने के बाद उन्होंने बोला कि अब मैं पार्टी बी ज्वाइन कर रहा हूं। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिफेक्शन। कि आप एक पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़े, उसी पार्टी से आप जीते और जीतने के बाद आप दूसरा दल ज्वाइन कर रहे हो। यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में ये अलाउड नहीं है और इसे हम कहते हैं डिफेक्शन। ये जो डिफेक्शन होता है जिसे हम हिंदी में दल बदली बोलते हैं ये हमारे यहां अलाउड नहीं है। नाउ सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई। केस बेसिकली ऐसा था कि कुछ एमपीज एमएलएस ने यह बोला कि अगर हम अपनी पार्टी छोड़ के कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं चुने जाने के बाद तो वो आर्टिकल 19 के अंदर हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि हम अपनी पार्टी से अपनी नाखुशी एक्सप्रेस कर रहे हैं कि हम अपनी पार्टी से अब खुश नहीं है, हम दूसरी पार्टी में जाना चाहते हैं, हम ये एक्सप्रेस कर रहे हैं पार्टी चेंज करके। तो ये आर्टिकल 19 के अंदर हमारा फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं है। किलोटो होलोहान वर्सेस जाचिलू 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आप एक पार्टी के टिकट पे चुनाव जीत रहे हो तो वहां पे उस वोटर को यह उम्मीद है कि आप इस पार्टी का मैनिफेस्टो इंप्लीमेंट करेंगे, आप इस पार्टी का जो पूरा चुनाव पत्र था आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे, आप उस पार्टी की विचारधारा से सहमत थे तभी आपने उसका टिकट लिया। और ऐसे में अगर आप जीतने के बाद अपनी पार्टी बदलते हो तो ये वोटर के साथ फ्रॉड है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है। और जब भी डेमोक्रेसी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बीच में कंफ्लिक्ट होगा तो हमेशा प्रेफरेंस जो है वो डेमोक्रेसी को दिया जाएगा ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। और इसी से जुड़ा मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है that individual parliamentarians' role as a national lawmaker is on a decline, which in turn has adversely impacted the quality of debates and their outcome. Discuss. मेंस 2019 का सवाल है। बेसिकली क्वेश्चन ये है कि इंडिविजुअल पार्लियामेंटेरियन जो एमपीज होते हैं उनका डिबेट्स के अंदर जो रोल है वो कम होता जा रहा है और इस वजह से हमारी जो क्वालिटी ऑफ डिबेट्स है वो इंपैक्ट हो रही है। आप समझिए, किलोटो होलोहान में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डेमोक्रेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कम इंपॉर्टेंट है। अब पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि जो पार्टी के विप होते हैं, जो पार्टी के प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, वो आपको ये बोलेंगे कि ठीक है आज इस पर्टिकुलर मुद्दे पर डिबेट है और आपको यही बोलना है। अगर आप ये नहीं बोलते तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन दल बदली का कानून लगेगा कि आप दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हुए बोल रहे थे और इस वजह से आपको हाउस से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब कि इवन दो एमपीज एंड एमएलएस को यहां पे डबल प्रोटेक्शन दी गई है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के आर्टिकल 19, 105 और 194 के अंदर, लेकिन फिर भी ये जो किलोटो होलोहान जजमेंट है और हमारा जो एंटी डिफेक्शन का कानून है इनके चलते आज भी एमपीज जो हैं वो खुल के संसद भवन में अपनी चर्चा नहीं कर पा रहे हैं इस डर से कि अगर मैंने पार्टी के खिलाफ कुछ बोल दिया, फ्रीली मैंने डिबेट कर ली, तो मेरी संसद भवन की सीट जा सकती है। तो ये वाला जो पूरा एस्पेक्ट है वो यहां पे हम लिख सकते हैं। आजकल हमने देखा कि किस प्रकार से पूरा जो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के अलग अलग आयाम हैं, इंप्लाइड राइट्स हैं, वो हमने कवर करे।
रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कवर करी, एसोसिएटेड पीवाईक्यूज कवर करे। अब हम आते हैं यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक पे, दैट इज कंपेयरिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस। हर साल आपको मुख्य परीक्षा में एटलीस्ट एक क्वेश्चन ऐसा दिखेगा जहां पे इंडियन और दूसरे देश का कोई कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस, यूके, यूएस एक्सेट्रा कंपेयर किया जाता है। क्योंकि हमने फंडामेंटल राइट्स यूएस से बोरो करे थे, इसलिए यहां पे इट वारंट्स अस टू कंपेयर द इंडियन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन विद यूएस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अगर हम इंडिया और यूएस में कंपेयर करते हैं तो सबसे पहले यूएस में अगर आप झंडे को जलाना चाहें यूएस के तो वो अलाउड है, इट इज कंसिडर्ड एज अ सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट कि ठीक है लोगों में गुस्सा है और वो झंडे को जला सकते हैं। इंडिया में ये अलाउड नहीं है और प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971 के अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसके बाद फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 भी लाया गया जिसके अंदर आप नेशनल फ्लैग की गरिमा के खिलाफ नहीं जा सकते। सेकेंडली, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस डायरेक्टली मेंशन नहीं है और हमने देखा कि इट इज एन इम्प्लाइड राइट, वेराज यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली मेंशन्ड है कि वहां पे लोगों के पास फ्रीडम ऑफ प्रेस होगा। थर्ड डिफरेंस कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं वो ऑलरेडी मेंशन है, मैंने आपको बताया 8 रिस्ट्रिक्शंस, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी और इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, डिफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, ये सारी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो मैंने आपको बताई थी ये हमारे आर्टिकल 19 क्लॉज 2 के अंदर ऑलरेडी क्लियरली मेंशन्ड है। मतलब कि हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं वो हमारे को संविधान के अंदर ही दिया हुआ है और हमारा जो लेजिस्लेचर है इन प्रोविजंस का इस्तेमाल करके अलग अलग कानून पास कर सकता है। वेराज अमेरिका के संविधान में कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं है, वहां पे सिर्फ राइट दिया हुआ है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं दिया हुआ। तो सवाल उठता है कि सर क्या वहां पे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है? जवाब है ना। यूएस में भी राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, लेकिन वहां पर जितने भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं वो आते हैं जुडिशरी की तरफ से, क्योंकि यूएस में जो सिस्टम फॉलो होता है वो जुडिशियल सुप्रीमेसी का सिस्टम फॉलो होता है। तो वहां पे क्या हो रहा है कि उधर का सुप्रीम कोर्ट देखता है कि अभी समाज में क्या चल रहा है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर क्या रोक लगानी चाहिए, क्या रोक हटानी चाहिए। तो टाइम टू टाइम वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है वो जजमेंट्स पास करके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हटाता है या लगाता है। उनके बिल ऑफ राइट्स के अंदर, उनके संविधान के अंदर कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं है। वेराज अगर हम अपनी जुडिशरी को यूएस की जुडिशरी से कंपेयर करते हैं तो हमारी जुडिशरी क्या करती है, कई बार राइट्स को एक्सपैंड भी करती है और कम भी करती है, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है वो क्लियरली मेंशन्ड है और हमारे पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए अगर कोई कानून पास करना है तो उन ग्राउंड्स को फॉलो करना पड़ेगा। यूएस में अगर वहां की कांग्रेस को, यूएस कांग्रेस को रिस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कोई कानून पास करना है तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट फॉलो करनी पड़ेगी। मतलब कि हमारे यहाँ एक काफी बैलेंस सिस्टम है कि पार्लियामेंट अपनी मर्जी से रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन यूज करके, सुप्रीम कोर्ट जो चाहे वो कर सकता है, और यूएस में कांग्रेस को वही करना पड़ेगा जो ऊपर से जुडिशरी ने बोला है। तो हमारे यहाँ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है, वेराज यूएस में हमारे को जुडिशियल सुप्रीमेसी देखने को मिलती है। इसी से जुड़ा एक पीवाईक्यू मेंस 2018 का क्वेश्चन है, इंडिया एंड यूएस आर टू लार्ज डेमोक्रेसीज, एग्जामिन द बेसिक टेनेट्स ऑन विच द टू पॉलिटिकल सिस्टम्स आर बेस्ड। इसमें हम ऑफ कोर्स पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीजें डालेंगे, बट अगर हमारे को एक पासिंग रेफरेंस देना हो तो हम अपने कंपैरिजन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, रोल ऑफ जुडिशरी एंड रोल ऑफ पार्लियामेंट का रेफरेंस भी यहाँ पे दे सकते हैं जो हमने अभी देखा। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में।